अब यह भी समझते हैं कि सीरिया में सत्ता पलट के बाद अब आगे की कहानी क्या क्या हो सकती है, क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए, जब ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था तब भी सीरिया में हालात बहुत खराब थे, और जो अरब स्प्रिंग से सीरिया बच गया उसके बाद जो जो उन मुल्कों में हुआ वो भी हमें पता है। ध्यान से देखिए अब जो ऑप्शंस हैं। पहला विकल्प यही है कि एचटीएस के हेड अल गोलानी के नेतृत्व में सीरिया में सरकार चलेगी। हालांकि वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा है कि हम इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अलग अलग विद्रोही गुट मिलकर सरकार बनाएंगे। तीसरी थ्योरी, सीरिया में चुनाव के जरिए नई सरकार का गठन किया जाएगा। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चौथी संभावना यह भी है कि सत्ता के लिए विद्रोही गुट आपस में ही टकरा जाएं, और पांचवी संभावना इस बात की भी है कि सत्ता की लड़ाई में सीरिया 5 हिस्सों में बंट जाएगा और 5 हिस्सों में अलग अलग विद्रोही संगठन अपनी सरकार बना लें। लेकिन छठा ऑप्शन जिसको लेकर आगे की कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि ये सारे विद्रोही गुट एक साथ हो जाएं, और वो एक साथ एक ही कंडीशन में हो जब इनके सामने एक कॉमन एनिमी हो, और वो है इजराइल। यानी कि अगर ये तुर्की से दमिश्क तक आ सकते हैं तो दमिश्क से गोलान हाइट्स जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्या ये ऐसा करेंगे? सोचिए। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। सीरिया से बड़ा अपडेट यह है कि तख्ता पलट के बाद अब इजराइल और अमेरिका सीरिया पर टूट पड़े हैं। जबरदस्त तरीके से हमले किए जा रहे हैं। 50 साल के बाद सीरिया की सीमा में इजरायली फोर्सेस दाखिल हुई है। क्यों? क्योंकि जहां से सीरिया की फोर्सेस पीछे हट गई, भाग गई, वहां वापस कब्जा करती चली गई। कौन? इजराइल की आईडीएफ। 1967 के बाद कई इलाकों पर इजराइल की सेना ने कब्जा भी कर लिया है। 73 भी कहते हैं, वैसे 67 में बड़ी जंग हुई थी। लेकिन आखिर इजराइल और अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी क्यों की, अब वो समझते हैं। इजराइल अब तक सीरिया में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर चुका है। इसके पीछे का मकसद है किसी भी हाल में सीरिया से हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई ना हो, क्योंकि नेतन्याहू को इस बात की आशंका है कि विद्रोही गुट हिजबुल्लाह को हथियार दे सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि केमिकल वेपन्स भी विद्रोहियों के हाथ लगने का खतरा था। तो ईरान, बल्कि सीरिया में केमिकल वेपन्स के जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। स्कड मिसाइल उनके ऊपर अटैक किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम उनके ऊपर अटैक किया गया है। इजराइल के अलावा अमेरिका भी सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। उसका बहाना कुछ और है, लेकिन वो यहां मौजूद आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन ये तो अमेरिका कहता है खत्म हो चुका है, फिर आईएसआईएस कहां से आ गया? और इसके पीछे भी उसका मकसद यही है कि किसी भी तरह से नई सत्ता में आईएसआईएस की भागीदारी को रोका जा सके। इसके अलावा नई सरकार के गठन में अमेरिका अहम रोल भी चाहता है, और उसका रुख देखकर यह लग रहा है कि उसे विद्रोहियों की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि आईएसआईएस के खिलाफ उसका यह एक्शन जारी रहेगा। अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर कैसे सीरिया इस वक्त महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया है, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस, तुर्की जैसे देश के हित भी उससे जुड़े हुए हैं, और इजराइल का भी। ध्यान से देखिए फैक्ट्स। दरअसल सीरिया इस वक्त अपनी शक्ति दिखाने का एक जरिया है। अब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं उसको देखिए। सीरिया का पश्चिमी देशों के लिए रणनीतिक महत्व है, और यह तुर्की, इजराइल, ईरान और इराक जैसे देशों से घिरा हुआ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, हर एक को सीरिया के लिए सीरिया में एक बेस चाहिए, मिलिट्री बेस, जो कि ऑलरेडी रशिया के पास है। जब उसने असद की मदद की और भयंकर बम्बार्डमेंट करके आईएसआईएस को पीछे धकेला। सीरिया तेल और गैस के आपूर्ति के रास्ते में पड़ता है। यहीं से ही दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होती है। यानी सीरिया में अस्थिरता का सीधा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ेगा। इसीलिए सप्लाई लाइन को सुरक्षित बनाने के लिए सीरिया में शांति जरूरी है, और इसके अलावा पश्चिमी एशिया की शांति के लिए भी सीरिया में स्थिरता की जरूरत है। एक बड़ी बात यह भी है कि पूर्व राष्ट्रपति असद को रूस और ईरान का आशीर्वाद हासिल है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल असद के पतन को रूस और ईरान की ताकत को कम करने के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इसमें आयरनी यह है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सीरिया का जो पतन हुआ उसकी वजह दो है। पहला, यूक्रेन में युद्ध, और दूसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह है,
वो सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजराइल का अटैक और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों पर इजराइल का अटैक। खैर, इस वक्त सीरिया की जो हालत है वो हमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की याद दिला रही है। इजिप्ट भी देख सकते हैं, इराक भी देख सकते हैं, लेकिन ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है जो अभी आपको बता रहे हैं। इसीलिए आप इसे सीरिया का काबुल, कोलंबो और ढाका वाला रिपीट टेलीकास्ट भी कह सकते हैं। इसकी पहली तस्वीर दुनिया ने 15 अगस्त 2021 को देखी, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। बाइडेन आए और ये उनका पहला सेटबैक था और इसका जिम्मेदार अमेरिका को माना गया और कहा गया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को थाली में सजाकर तालिबान को सौंप दिया और अफगानिस्तान से 20 साल बाद अपनी सत्ता को वापस बुला लिया। इसी के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। एग्जैक्टली मिरर इमेज में, वैसे ही पैक ऑफ कार्ड्स की तरह सीरियन आर्मी कोलैप्स कर गई और असद को भागना पड़ा। इसी तरह साल 2022 में श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था। उस दौरान देश में आर्थिक संकट गहराया हुआ था, जिसकी वजह से जनता प्रदर्शन कर रही थी। बांग्लादेश की तरह श्रीलंका में भी प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यहां पर प्योरली इकोनॉमिक कंडीशंस थी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर वहां तोड़फोड़ की। हालांकि उस वक्त तक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़ चुके थे। और इस तख्ता पलट का लेटेस्ट एपिसोड हमने बांग्लादेश में देखा, जहां 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सत्ता छीन ली गई। बांग्लादेश में भी 5 अगस्त 2024 को हिंसा के बाद लोग प्रधानमंत्री हाउस में घुस गए। इस दौरान लोगों ने पीएम हाउस में जमकर लूटपाट की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ बताया जाता है और सीरिया में अमेरिका और टर्की का हाथ बताया जाता है। खैर, वैसे असद की सत्ता खत्म होने के बाद आज सीरिया की उस जेल की भी बात होती है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति असद के जुल्म की कहानियां छिपी हुई नहीं हैं, चिपकी हुई हैं। इस जेल का नाम सदयाना जेल, स्लॉटर हाउस इसे कहते हैं, जिसमें आंखों के डॉक्टर से एक क्रूर डिक्टेटर बने असद की तानाशाही वाले सबूत हैं। सीरिया की सदनाया जेल को इंसानों का स्लॉटर हाउस कहा जाता है। नरसंहार होता है यहां पर, ऐसा कहा जाता है। यह जेल खौफनाक यातनाओं के लिए कुख्यात है। इस जेल में कैदियों को काल कोठरियों में रखा जाता है। कहां होते हैं यह पता तक नहीं होता है। सजा से 3 दिन पहले तक उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। 2 से 3 घंटों तक कैदियों की बर्बर पिटाई की जाती है। आधी रात को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, उन्हें पीटा जाता है और फांसी के तख्तों पर कैदियों की सामूहिक फांसी दी जाती थी। इसके बाद जेल में कैदियों के इन शवों को बोरियों में भरकर रखा जाता था। यहां तक कि बताया जा रहा है कि वहां पर फ्लैटिंग प्लेट्स होती थी, जहां पर शवों को डाल के इसको फ्लैट कर दिया जाता था। ब्रिटेन में मौजूदा सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने साल 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सीरिया का इस जेल में 30,000 से ज्यादा लोग बड़ी बेरहमी से मारे जा चुके हैं। लेकिन अब असद की इस सत्ता का अंत हो चुका है, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं।